दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हमने पार्ट 4 यानी कि भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया है। भाग 4 में हमने डीपीएसपी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 5 यानी कि यूनियन। आज हम पढ़ेंगे यूनियन अर्थात संघ। पांचवा भाग जो है हमारे संविधान का, यह सबसे बड़ा भाग है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। इसी को सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। इसके पहले के सारे आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का जो हमें पढ़ना है वो है यूनियन, पढ़ना है संघ। इसमें 52 से 151 तक के सारे आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 52 से 151 तक के जो आर्टिकल हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो भाग है, पहला जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी कि कार्यपालिका, जिसमें से आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 58 तक पढ़ना है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 58 तक कार्यपालिका को पढ़ना है। और इसमें भी अगर हम देखें तो हमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमें केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमें उपराष्ट्रपति और जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आर्टिकल जो हमारा 52 से 62 तक है, इसमें हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आर्टिकल 63 से 71 तक हमें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इन सबको हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी कार्यपालिका में। कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 78 तक पढ़ना है, जिसमें 52 से 62 तक प्रेसिडेंट, 63 से 71 तक यानी 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, इनको हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा दूसरा डिवीज़न है वो है लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी कि विधायिका को भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। विधायिका को हम आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक पढ़ेंगे यानी कि 123 तक हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, जिसमें हम राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा के बारे में। फिर तीसरा जो हमारा पार्ट है वो जुडिशरी ऑफ यूनियन यानी कि न्यायपालिका। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से लेकर 147 तक पढ़ेंगे जुडिशरी। उसके बाद हमारा 148 से लेकर 151 तक हम CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। 5 भाग को जो हमारा भाग 5 है संविधान का भाग 5, इसे हम यूनियन या संघ के नाम से जानते हैं। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हम 52 से 78 तक पढ़ेंगे। इसी कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, जिसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट को 3 भागों में बांटा जाता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट के और CAG के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी 3 पार्ट में हम अपना भाग 5 कंप्लीट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपना आर्टिकल। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है 52 यानी कि 52वां आर्टिकल, जिसमें हम 52 से लेकर जो हम 62 तक के आर्टिकल जितने भी होंगे यह सब राष्ट्रपति के बारे में उल्लेखित है। राष्ट्रपति का पद क्या होगा, राष्ट्रपति कौन है, उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसकी योग्यता कैसे है, इन सब के बारे में हम आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 जो हमारा है, इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या है, इसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होगा। औपचारिक मतलब क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वैसे प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन आर्टिकल 52 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति के पद की उल्लेख की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा और यह एक औपचारिक
प्रमुख होगा। औपचारिक मतलब केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 52 कहाँ से लिया गया है, तो आर्टिकल 52 जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के कार्यपालिका की बात की गई, यानी कि जो हमारा औपचारिक प्रधान है राष्ट्रपति, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, यानी कि कार्य की बात की गई है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति के कार्य की बात की गई है आर्टिकल 53 में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, इसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी कार्य होगा। ठीक, और वास्तविक प्रधान अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो प्रधानमंत्री है। फिर आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होगा, यानी कि ये एकल संक्रमणीय होगा और गुप्त मतदान होगा। इसका प्रत्यक्ष मतदान नहीं होगा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। एकल संक्रमणीय क्या है, एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांजिस्टिव मेथड, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। वरीयता क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो सबको आपको वोट देना है। किसी को 1 देना, किसी को 2 देना है, किसी को 3 देना है, ऐसे करके आपको सबको वोट देना है। वोट सबको देना है, उसमें आपको नंबरिंग करके वोट देना है। जिसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा होगी, जैसे 5-5-5 वाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसी को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, समझ में आ गया, जिसकी चर्चा आर्टिकल 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 54 में किया गया है। अब देखिए, अब आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का कोटा क्या है, यानी कि कोटा क्या होता है, जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है, वह पुनः निर्वाचित होगा। कोटा क्या है, कोटा होता है, देखिए, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1, कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1, और इन सब का भी प्लस 1, इसे कोटा कहा जाता है। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे कोटा जो निकालने का फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोटा क्या होता है, तो कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1 और इन सब का भी प्लस 1, इसे ही कोटा कहा जाता है। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटा के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कोटा किसमें है, आर्टिकल 55 में। फिर आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल, आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष से पहले पद खत्म हो जाए तो नए प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही बनेंगे, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति की उम्र 60 साल की हो गई और उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा नहीं हो पाया, 4 ही साल में जो राष्ट्रपति बने थे उनकी उम्र 60 साल की हो गई, तो उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा और जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो क्या होंगे, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए नहीं होगा, दोबारा से 5 साल के लिए ही चुनकर नए राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो 4 साल के लिए होता है और भारत में कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में है दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, यानी कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अभी तक भारत में केवल एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा निर्वाचित होकर आए हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 58 में योग्यता क्या है, मतलब राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी अहर्ताएं, तो क्या क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कम से कम होने चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, ये सब शर्तें हैं। संसद या विधानसभा में सदस्य ना हो, ठीक है, किसी का भी संसद या विधानसभा किसी का भी सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब शर्तें हैं। अगर आपसे योग्यता पूछी जाए तो योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो,
35 वर्ष की आयु से अधिक हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। ठीक है, उसके बाद आता है 59 में हम शर्तें या दशाएं देखते हैं। 59 में शर्तें या दशाएं, तो शर्तें और दशाएं कौन कौन सा है, तो पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा में से किसी का भी सदस्य ना हो, ये शर्तें हैं। ठीक है, ये हम आर्टिकल 59 में है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति गया तो शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। यदि कोई सदस्य संसद या विधानसभा का सदस्य है और वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति का शपथ लेने से पहले क्या करेगा, अपनी जो सदन की सदस्यता है उसे त्याग कर देगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा। ठीक है, इसको हम किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल 59 में। देखिए, सरकारी नौकरी लाभ का पद नहीं कहलाता है। ठीक है, संसद, विधायक, मंत्री, सरकारी नौकरी जो होता है यही लाभ का पद कहलाता है। सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल जो होते हैं ये जनता के सेवक कहलाते हैं, इन्हें लाभ का पद नहीं कहा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन्हें लाभ के पद में काउंटिंग की जाती है, यानी कि कोई भी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। अगर सांसद है, विधायक है, मंत्री है, राज्यपाल है तो वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है, क्योंकि इन सब की जो काउंटिंग होती है वो लाभ के पद में ना होकर जनता के सेवक के रूप में होती है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 60 यानी कि आर्टिकल 7। इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ को राष्ट्रपति का किस में बताया गया, आर्टिकल 7 में। अब देखिए, राष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा कौन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो उपस्थित नहीं है, तब राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो जो 33 न्यायाधीश शेष, मतलब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, 34, तो उनमें से एक मान लीजिए नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो मेन जो है वो नहीं है, उसके बाद 33 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, तो उसमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसका उल्लेख किसमें किया गया, आर्टिकल 60 में। फिर आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ये महाभियोग शब्द से केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से जब हटा दिया जाता है तो उसे ही महाअभियोग कहा जाता है। और जो महाभियोग शब्द है या केवल राष्ट्रपति, बाकी अगर मान लीजिए संसद के किसी सदस्य को, कोई सांसद है, प्रधानमंत्री है, इन सबको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग नहीं कहलाएगी, लेकिन राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाअभियोग कहलाती है। हालांकि महाअभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर भी लगाया जाता है, किंतु उसे सांसद की कार्रवाई या महाअभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द कहा जाता है, महाअभियोग नहीं कहा जाता है। अगर अनेक मतलब जिन अधिकारियों पे महाअभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है उसे सांसद की कार्यवाही या फिर महाअभियोग जैसी प्रक्रिया नाम दिया जाता है, डायरेक्ट महाअभियोग नहीं कहा जाता है। ठीक है, महाअभियोग की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया है, तो ये महाअभियोग की प्रक्रिया यूएस से यानी कि अमेरिका से लिया गया है। महाअभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाअभियोग में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, संसद के। ठीक है, विधानमंडल का कोई भी सदस्य महाअभियोग में भाग नहीं लेता है। यह आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाअभियोग की चर्चा की गई है। महाअभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। महाअभियोग शब्द जो है ये यूएसए से लिया गया है और महाअभियोग शब्द का उपयोग भी केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, बाकी अधिकारियों के लिए नहीं किया जाता। अगर अन्य अधिकारियों पे महाअभियोग जैसी प्रक्रिया हो रही है तो उसे कहा जाएगा महाअभियोग जैसी प्रक्रिया, या फिर उसे कहा जाएगा संसद की कार्यवाही। डायरेक्ट महाअभियोग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, महाअभियोग में कौन कौन भाग लेता है, तो विधानमंडल का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। महाअभियोग के संसद के सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक, देखिए एक सवाल आएगा कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया क्यों जाता है, तो देखिए इसके भी 3 कारण है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के 3 कारण है। यदि वह विधानसभा का अतिक्रमण करे तो उस पर महाअभियोग लग सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने तब उस पर महाअभियोग लग सकता है। किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है और वह अमेरिका के राष्ट्रपति के कहे के अनुसार चले तो उस पर महाअभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के 3 कारण कौन कौन से हैं, यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने और किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो उस पर महाअभियोग लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में आर्टिकल 62 यानी कि 62। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी कि अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो
किन इस परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 में। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त होता है। या तो उसके कार्यकाल की समाप्ति हो गई हो तब पद रिक्त हो जाएगा, या फिर उस पर महाअभियोग लगा हो तब पद रिक्त हो जाएगा, या फिर राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो तब राष्ट्रपति का पद नियुक्त हो जाएगा, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या फिर निर्वाचन अवैध हो गया हो, तब ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का पद जो होता है वो रिक्त होता है। किन किन स्थितियों में? कार्यकाल की समाप्ति, महाअभियोग लगने पर, त्यागपत्र देने पर, मृत्यु होने पर और निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो रिक्त होता है। देखिए अब इसमें भी कंडीशन है, जो ये 5 आपको बताए गए हैं कि राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर, महाअभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु और निर्वाचन अवैध, ये 5 परिस्थितियां, इनमें से भी कंडीशन है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आया है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आया है, तो तब तक वही राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा जो पहले था, जब तक कि नया उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर ना आ जाए, नया राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए, कार्यकाल उसका समाप्त हो गया, फिर भी वह अपने कार्यकाल का निर्वहन करेगा। ठीक है, लेकिन और जो 4 परिस्थितियां हैं, जैसे महाभियोग लगाया हो, त्यागपत्र, मृत्यु, निर्वाचन अवैध, ऐसे 4 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखता है और उसके कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, एक परिस्थिति कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति ही तब तक कार्य करेगा जब तक उत्तराधिकारी बनकर ना आ जाए, निर्वाचित होकर ना आ जाए। बाकी की 4 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति उस पर कार्य करेगा। ठीक है, अब तक 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं कि जिनकी जो मृत्यु है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही हुई है। कौन कौन से हैं वो? 2 राष्ट्रपति, जबकि 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है और 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो क्या बन चुके हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक, देखिए एक और इसमें कंडीशन है, जो अवैध निर्वाचन है, जैसे राष्ट्रपति का मान लीजिए निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित हो जाए, तो उस समय जो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य है वह अवैध घोषित नहीं होगा। राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर या मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, तो उसका कार्य अवैध घोषित नहीं होगा। ठीक है, अगर उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो उसके द्वारा कार्य जो होता है वो अवैध घोषित नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट बनाकर हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति टैक्स नहीं देता है, कोई भी टैक्स राष्ट्रपति जीएसटी हो या कोई भी कर हो राष्ट्रपति नहीं देता है। राष्ट्रपति की सैलरी को सैलरी ना कहकर उपलब्धियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धियाँ कहा जाता है। राष्ट्रपति की सैलरी को हम सैलरी नाम नहीं देते हैं, क्या कहते हैं? उपलब्धियाँ कहते हैं। राष्ट्रपति की जो संचित निधि, जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से मिलती है, पार्लियामेंट के निर्णय से। राष्ट्रपति की सैलरी भारत की संचित निधि से पार्लियामेंट के निर्णय से दिया जाता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में राष्ट्रपति की टोटल सैलरी कितनी है, तो 5 लाख पर मंथ, यानी कि 5 लाख हर महीने राष्ट्रपति की सैलरी है और उसे सैलरी ना कहकर क्या कहा जाता है? उपलब्धियां कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, 53 में कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति हेड होगा औपचारिक रूप से। ठीक है, ये 53 में बताया गया है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचित हो सकता है, 58 में योग्यता, 59 में दशाएं या शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, इनकी चर्चा की गई है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछेगा, तथा आपसे अनुरोध है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, इसका जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए आर्टिकल 63 में जिस प्रकार हमने आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद पढ़ा, उसी तरह आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद। 64 में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो सभापति होगा राज्यसभा का। 64 में क्या बताया गया? जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ यू हो गया है, ये बीपी है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा। 65 में
कार्यवाहक होगा वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यवाहक कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा, महाभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु और अवैध निर्वाचन, इन 4 में कार्यवाहक का कार्य कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। यह किस में बताया गया? आर्टिकल 65 यानी आर्टिकल 65 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 66, इसमें निर्वाचन की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। ये भी एकल संक्रमणीय पद्धति है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। फिर आर्टिकल 67 में कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। आर्टिकल 68 चुनाव का समय निश्चित नहीं है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। फिर दिया है आर्टिकल 70, इसमें भी कार्यवाहक की चर्चा की गई है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर। जैसे खराब स्वास्थ्य है, अपहरण हो चुका है राष्ट्रपति का, इन सब स्थितियों में कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा आर्टिकल 70 में। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया, त्यागपत्र हुआ, मृत्यु हो गई, अवैध निर्वाचित हो गया, तो इसमें कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 65 में। ठीक, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक का कार्य करेगा उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 में, और राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक का कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, लेकिन उसकी चर्चा आर्टिकल 70 में दिया गया। फिर आता है आर्टिकल 71, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 71 में। ठीक, आर्टिकल 71 में क्या बताया गया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव विवाद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 71 में। ठीक, फिर अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74, इसमें हम पढ़ें आर्टिकल 74 में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्रिमंडल होगा। कौन? प्राइम मिनिस्टर, जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ में एक मंत्रिमंडल होगा और उसका प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 74 में। ठीक, मंत्रिमंडल मतलब सेंट्रल, स्टेट और डिप्टी तीनों। ठीक, फिर आर्टिकल 75, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, ये आर्टिकल 75 में बताया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है, वहीं पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख, राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं? तो भारत सरकार का पहला अधिकारी है, प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं? तो प्रधानमंत्री भारत सरकार का पहला अधिकारी है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच तालमेल बैठाने का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। सरकार की नीतियां बनाने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा होगा, और मंत्रिपरिषद में बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। इन सब की चर्चा जो है आर्टिकल 75 में किया गया है। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में हम एजी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 क्या कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ये पद मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, मुख्य न्यायाधीश का नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश से के बराबर होगा, लेकिन एक पद में यह ज़्यादा बड़ा होता है। ये मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा, लेकिन एक जगह यह ज़्यादा बड़ा होता है। वो कहाँ होता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है, जबकि जो मुख्य न्यायाधीश है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नहीं बैठ सकता, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बैठ सकता है। यहाँ पे ये बड़ा होता है, बाकी इसका जो पद होता है वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ये जो एक पद में ज़्यादा होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 88 में कहा गया है। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है। ये अधिकार CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं है। ठीक है, इसी पद में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से बड़ा है, बाकी सब में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। यह भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार है। ठीक, और इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि इसकी कोई भी इलेक्शन नहीं होती है, इसका कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, कोई निर्वाचन नहीं होता है। यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत यानी प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को भी अटॉर्नी जनरल चुन सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रसाद पर्यंत। यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 5 साल और मिनिमम जो है कम से कम ये 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, और मिनिमम 10 साल तक ये हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। ये इसकी योग्यता होनी चाहिए कि यह
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर हो, भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो और कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। दोनों में से एक, या फिर वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। तो ऐसे लोगों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए इसे प्रेसिडेंट का प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। यह सब हमें किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 76 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी कि न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका के बारे में। इसमें सॉरी एक मिनट, न्यायपालिका नहीं, विधायिका के बारे में, न्यायपालिका नहीं, विधायिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी कि विधायिका के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया कि भारत में एक पार्लियामेंट होगा जिसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा होगा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फिर आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा की संरचना है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। ठीक है, इसमें राज्यसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो संसद का अस्थायी सदन हो, संसद का उच्च सदन हो, इसमें कभी भी भंग नहीं किया जाता है। वर्तमान जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 है, जिसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का जो पद्धति है ये अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे 12, इनको अब ख़त्म कर दिया गया है इस पद्धति को। जो 233 जो हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन्हें राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ये आर्टिकल 80 में बताया गया। फिर आर्टिकल 81 क्या कहता है? लोकसभा की संरचना के बारे में। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, वहीं आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना बताता है। तो लोकसभा की संरचना, लोकसभा को निम्न सदन ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इसे भंग या विघटित किया जाता है। जिस तरह आपने देखा राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो लोकसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है। जिस तरह राज्यसभा में कुल सदस्य 245 है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 इलेक्टेड बाय जनता यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन के द्वारा मैंने आपको जो 12 नॉमिनेटेड बताए हैं वो पद नहीं समाप्त किया गया। एंग्लो इंडियन जो है इनको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन यानी जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, बाकी एक कोई विदेशी हो, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो ये पद जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या 545 है, और इसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे और 543 इलेक्टेड थे जो जनता के द्वारा चुने जाते थे, जिसमें से एंग्लो इंडियन को 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक, हम देखेंगे आर्टिकल 83 में संसद का कार्यकाल बताया गया है, जिसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक है, लेकिन इमरजेंसी के समय इसे 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक है, लेकिन इमरजेंसी के समय 1 साल तक एक्सटेंड किया जाता है। वो भी हम एक्सटेंड डायरेक्ट 1 साल तक नहीं बढ़ा देंगे, 6 महीने करके बढ़ाएंगे। जैसे पहले 6 महीने तक इमरजेंसी मान लो देश में लगी है, तो पहले 6 महीने तक बढ़ाएंगे, उसके बाद 6 महीने बढ़ाएंगे, ऐसे करके हम बढ़ाएंगे लोकसभा का कार्यकाल। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, 6 साल का होता है। इसमें मेंबर का कार्यकाल राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर है आर्टिकल 84 यानी कि आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में हम संसद का सदस्य बनने की योग्यता देखेंगे। संसद का सदस्य बनने की कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आर्टिकल 84 में बताया गया। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा में मिनिमम 25 साल और राज्यसभा में 30 साल इसकी आयु होनी चाहिए। अगर वह संसद का सदस्य, संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कहते हैं ना, तो लोकसभा में उसकी आयु 25 साल होनी चाहिए कम से कम, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उसकी आयु होनी चाहिए। इसकी चर्चा आर्टिकल 84 में बताया गया, संसद का सदस्य बनने की योग्यता। फिर आता है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। ये आर्टिकल 89 बताता है कि राज्यसभा में एक सभापति यानी कि एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन होगा। ठीक, सभापति की अनुपस्थिति में जो वाइस चेयरमैन है वो पद संभालेगा,
और वाइस चेयरमैन अपना त्यागपत्र सभापति को ही देगा। अगर सभापति यानी कि जो चेयरपर्सन है वो अनुपस्थिति है तो वाइस चेयरपर्सन पद संभालेगा, और अगर वाइस चेयरपर्सन को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, तो चेयरपर्सन को देगा। ठीक, इसकी चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 89 में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा का एक स्पीकर यानी कि एक अध्यक्ष होगा और एक डिप्टी स्पीकर यानी एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 93 में किया गया है। दोनों अपने त्यागपत्र यानी कि अपना जो रेजिग्नेशन है वो एक दूसरे को सौंपेंगे। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कार्यभार को संभालेगा। ठीक, ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 93 में। फिर आता है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में संसद की गणपूर्ति यानी क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट। गणपूर्ति मतलब न्यूनतम मेंबर जो संसद स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसे गणपूर्ति कहा जाता है, यानी कि कम से कम जो संख्या संसद को स्टार्ट करने के लिए चाहता है उसे गणपूर्ति कहा जाता है। ये आर्टिकल 100 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन के बारे में चर्चा की गई। 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में चर्चा की गई। बिल क्या होता है, बिल प्रस्तावित कानून का लिखित रूप, यानी कि कोई भी कानून है अगर उसे प्रस्तावित कर दिया गया है, जब उसे प्रस्तावित कर दिया जाता है उसी को बिल कहा जाता है। प्रस्तावित करना बिल नहीं होता है, वो कानून होता है, लेकिन जब उसका एक लिखित प्रारूप तैयार हो जाता है, लिखित रिटर्न रूप में उपलब्ध हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिल नाम देते हैं। ये दो प्रकार के होता है, एक गवर्नमेंट बिल, एक नॉन गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल क्या होता है, तो ये मौजूदा सरकार के मंत्री द्वारा बनाया जाता है गवर्नमेंट बिल, और नॉन गवर्नमेंट बिल जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर एमपी और एमएलए के द्वारा, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, इनके द्वारा नॉन गवर्नमेंट बिल पास किया जाता है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बिल ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक और अमेंडमेंट बिल यानी कि संशोधन विधेयक। ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक और मनी बिल। देखिए, ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक, इसको हम आर्टिकल 107 में पढ़ते हैं। मनी बिल इसको 110 में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक, इसको 117 में, और अमेंडमेंट बिल 368 में, आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया अमेंडमेंट बिल, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा गया है। ठीक है, अमेंडमेंट बिल के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा गया है। इसको हम आर्टिकल 368 के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में कुछ कंपेरिजन किया गया है। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल यानी कि जो हमारा साधारण बिल है और साधारण विधेयक और धन विधेयक, इसमें कुछ कंपेरिजन किया गया है। जैसे जो हमारा साधारण विधेयक है इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। साधारण बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। वहीं पे साधारण बिल जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति इसमें अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन अगर हम मनी बिल यानी धन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जो होती है वो अनिवार्य होती है। साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल राष्ट्रपति के द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया जा सकता है, लेकिन अगर मनी बिल भेजा गया है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा वापस नहीं लौटाया जा सकता। फिर ऑर्डिनरी बिल राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर लगाया जाता है, वहीं पर जो मनी बिल है वो संयुक्त अधिवेशन जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में अंतर समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में हम हिंदी संसद की आधिकारिक भाषा है, इसकी चर्चा की गई है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज है? तो भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी चर्चा 120 में कहा गया है। जब स्पीच होगा, जब भाषण दिया जाएगा संविधान में, तो आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं, या फिर संविधान में जितनी जो भाषाओं का उल्लेख है 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीच के समय। और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। आर्टिकल 122 में बताया गया है कि जुडिशरी के द्वारा पार्लियामेंट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये बताया गया आर्टिकल 122 में। अगर संसद कोई कानून बना रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा जुडिशरी यानी कि हमारा न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 122 में बताया गया है। आर्टिकल 123 में बताया गया अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनरी पावर जो है वो जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 123 आर्टिकल के तहत। ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो एक नियमित समय का कानून जो तत्काल
तत्काल प्रभाव से लाया जाता है, ये ऑर्डिनेंस कहलाता है। मतलब एक नियमित समय के लिए कानून बनाया गया हो, कम टाइम के लिए, इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने की ही होती है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो और उस समय में कोई भी कानून लाना हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जिसके द्वारा यह कानून लेकर आता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का सदन, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चलता है, आपको पता है ग्रीष्मकालीन, वर्षा में और सर्दी में विंटर सेशन चलता है। और मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा है और कोई भी कानून लाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया जाएगा जिसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने होगी। 6 महीने बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में सेशन चलेगा तो उसे कानून के रूप में प्रस्तुत बना लिया जाएगा, कानून पारित करवा लिया जाएगा। और जो जब तक लोकसभा और राज्यसभा से सहमत नहीं हुई तब तक उसे ऑर्डिनेंस नाम दिया जाता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 123 में किया गया है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे भाग 5 के पार्ट 3 को, यानी जुडिशरी ऑफ यूनियन, यानी न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 124 से 147 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे। 124 से 147 तक के आर्टिकल हम किसमें देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन करता है, जिसमें से 124 क्या कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो किसमें बताया गया है, 124 में। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 33 अदर जज होंगे। यह किसमें बताया गया, आर्टिकल 124 में, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा और 33 अदर जज होंगे, यानी कि टोटल जजों की संख्या कितनी होगी, 34 होगी, 34 होगी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा और 33 अदर होंगे। चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और अदर जजों की जो नियुक्ति है वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस की सलाह पर, यानी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अदर जजों की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए, भारत का चीफ जस्टिस बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से कम हो उसकी आयु, 5 साल का उसके पास सुप्रीम हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो, या 10 साल से वो, देखिए 5 साल या तो वो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुका हो, और 10 या फिर वो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, तब वह चीफ जस्टिस बन सकता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने के बाद जो चीफ जस्टिस होता है वह कभी भी वकालत नहीं करेगा, यह उसकी कंडीशन होती है कि वह जब सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वह कभी भी वकालत नहीं कर सकता है। ठीक, इसकी चर्चा आर्टिकल 124 में की गई है। फिर आता है आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कमी नहीं की जाएगी, इसकी बात की गई। भारत में इमरजेंसी लगा हो या कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 125 में है। फिर आता है 126। आर्टिकल 126 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो अगला सीनियर जज होगा वो कार्यभार संभालेगा, आर्टिकल 126 में बताया गया है। मान लीजिए जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है तो जो अगला सीनियर जज होगा वो कार्यभार संभालेगा 126 में। ये अपना त्यागपत्र केवल प्रेसिडेंट को ही सौंपेंगे और अपना शपथ जो है, इनका शपथ जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ठीक है, टर्मिनेटेड एक शब्द होता है। टर्मिनेटेड क्या होता है, तो प्रस्ताव संसद में जाएगा, 2/3 वोट पास होने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है उसे टर्मिनेट करना कहा जाता है। टर्मिनेट करना ये संवैधानिक लैंग्वेज है, टर्मिनेट करना। तो भारत के चीफ जस्टिस को जब हटाया जाता है तो उसे हटाना नहीं कहते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, उसी तरह चीफ जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो टर्मिनेट करना कहलाती है। टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, तो एक प्रस्ताव बनेगा जो संसद में जाएगा जिसका 2/3 वोट पास होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है और इसे क्या कहा जाता है, टर्मिनेट करना कहा जाता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। 148 से आर्टिकल 151 तक इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है हिंदी में। भारत सरकार की आय तथा व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कौन होता है, सीएजी होता है। भारत सरकार की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता है, अधिकारी नहीं, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसे सीएजी यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे भारत का वित्तीय संरक्षक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का वित्तीय संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सीएजी को यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद के बारे में बताया गया कि इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, शपथ प्रेसिडेंट ही दिलवाएगा, कार्यकाल 6 वर्ष तक होगा या फिर 65 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। ये 6 वर्ष, अगर मान लीजिए उसकी आयु 63 वर्ष की हो और वह
CAG के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका जो निर्वाचन है वो उसकी जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष पूरा होने पर ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो 6 वर्ष को पूरा किया हो या ना किया हो। और इसका टर्मिनेटेड जो है वो सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह भी इसका भी टर्मिनेटेड होता है। इसके भी जब इसको हटाया जाता है पद से, उस प्रक्रिया को टर्मिनेटेड करना कहलाता है। इसमें एक कंडीशन है, अगर CAG का पद अलॉटमेंट हो गया यानी कि उसे CAG का पद मिल गया, तो जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन भत्ते में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती, उसी तरह इनके भी वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। इनका भी वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। यहाँ तक आर्टिकल हम 151 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ये हम भाग 5 अपना कंप्लीट किए, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक का हम पूरा पढ़े। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक पढ़ेंगे। इसे भारत का सबसे बड़ा भाग, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें से हम आर्टिकल 52 से 62 तक, सॉरी, इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी कि कार्यपालिका, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन विधायिका, और जुडिशरी ऑफ यूनियन यानी कि न्यायपालिका। कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर में हम पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के बारे में, और जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और CAG के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।